हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के इस शॉर्ट सीरीज को हम आपके साथ जो है इसको शेयर कर रहे हैं। और हमने जो है ऑलरेडी एक पेपर के 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं सोच रही हूँ कि और भी जो मतलब आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी जो है बारी बारी से इस तरह से आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज हम जो है आपका जो पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, हम इस पेपर को भी अब शुरू करेंगे। और जो हमारा एक पेपर चल रहा है उसको भी कंटिन्यू रखेंगे, बट अब बीच बीच में आपको इस पेपर का और साथ ही जो और भी आपके पेपर हैं उनकी भी वीडियो आपको जो है हो सकती है कि देखने को मिल जाए चैनल पे। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा जो ये चैप्टर 1 है वो है बाल विकास। और बाल विकास के अंतर्गत हम बाल विकास की अर्थ, उसकी आवश्यकता और क्षेत्र, इन तीनों के बारे में जो है हम चैप्टर 1 के अंतर्गत देखेंगे। तो हमने चैप्टर 1 का नाम बता दिया कि क्या है। अब हम जो कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे आपके साथ शेयर करने का, वो हम शुरू करेंगे लघुत्तरी प्रश्नों से। पहले हम लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अति लघुत्तरी आएंगे, फिर हम वस्तुनिष्ठ आएंगे। इससे ये करने का पर्पज़ ये है कि लघुत्तरी जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मिल जाती हैं। और जब आप अति लघु देखते हैं तो उसमें वो जो हमारे लघु के छोटे छोटे जो आंसर होते हैं उसी में से छोटे छोटे पार्ट जो है वो आपके अति लघुत्तरी के बन जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबसे पहले लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट किया जाए। तो चलिए बिना देरी के हम लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं वो है बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपका 2020 और 2023 का जो पेपर है उसमें ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है। पेपर 1 है हमारा ये, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इसके अर्थ को समझेंगे, फिर हम उसके क्षेत्र को भी स्पष्ट रूप से देखेंगे। तो देखते हैं आज की वीडियो में कितना क्वेश्चन जो है हम लोग लघु के कर पाते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, छोटे छोटे पार्ट में ही आपको वीडियो जो है शेयर करूं, ताकि आप जो है ईजिली जो है वीडियो देख लो और अपना जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी चैनल के साथ ही तैयार करते चलो। तो यहाँ पे आप उत्तर डालेंगे बाल विकास का अर्थ। तो बाल विकास बच्चे के विकास के विभिन्न स्वरूपों तथा व्यवहार और क्षमताओं में परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव विकास तथा परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बाल विकास का अर्थ पूछा है, यानी बाल विकास का मतलब कि बच्चे का विकास। और बच्चे का विकास क्या केवल शारीरिक होता है? नहीं, बच्चों का विकास शारीरिक रूप से भी होता है, आपके मानसिक रूप से भी होता है, बौद्धिक रूप से भी विकास होता है। उसकी तार्किक बौद्धिक क्षमता जो है वो भी विकसित होती है, साथ ही साथ उसकी जो संवेगात्मक क्षमता है वो भी विकसित होती है। तो बच्चे के हर एक क्षेत्र को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करता है ये डेवलपमेंट। तो वही जो बाल विकास है, बाल विकास के अंतर्गत हम बच्चे के विकास के जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी व्यवहार हैं, जो भी क्षमताएं हैं उसके, उन सभी में परिवर्तन का जो है अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। तो बाल विकास का आई होप कि आपको अर्थ समझ में आ गया होगा कि बच्चे के विकास के जो भी विभिन्न स्वरूप हैं, यानी जो भी फेजेस, जो भी स्वरूप रूप आप कह लीजिए वो हैं, उसके बच्चे के व्यवहार है, बच्चे की जो क्षमता है उसमें परिवर्तन का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्योंकि आपको भी पता है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी क्षमताएं बढ़ेंगी। वो कभी छोटा था तो कुछ चीज़ें वो नहीं कर पाता था, लेकिन बड़ा होने के बाद वो और भी कई सारी एक्टिविटी कर पाता है, तो क्षमता बढ़ी। बच्चे के व्यवहार में भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बच्चे के व्यवहार में काफ़ी चेंजेस आता है। बच्चा चीज़ों को समझने लगता है, वो समझ जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो उसके व्यवहार में भी आप देखेंगे। बाकी विभिन्न स्वरूपों में जैसे उसके मैंने कहा शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास, संवेगात्मक विकास, हर विकास कह सकते हैं, ठीक है। तो बाल विकास में ये सभी चीज़ों का अध्ययन जो है हम करते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। क्योंकि विस्तृत तो है ही, क्योंकि इसमें बालक के हर एक पहलुओं को जो है ध्यान में रखा जा रहा है, हर चीज़ का विकास हो रहा है जो बालक से रिलेटेड है। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, जो है विस्तृत है।
अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन था कि बाल विकास का क्षेत्र भी बताना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल के कि बाल विकास का क्षेत्र आप लिखिएगा। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था में किशोरावस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं मिलती हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत ही विस्तृत और व्यापक है। यानी अगर आप देखें तो बाल विकास के क्षेत्र में हम कहें कि कहाँ से कहाँ तक ये शुरू हो रहा है, मोस्टली कहाँ तक हम देखते हैं कि ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। तो आप ये नोटिस किए होंगे कि जब बच्चा गर्भ में रहता है उस अवस्था से लेके जब बच्चा किशोरावस्था तक आ जाता है, ठीक है, तो गर्भधारण अवस्था से किशोरावस्था तक मानव की सभी व्यवहार संबंधी जो है समस्याएं सम्मिलित होती हैं बाल विकास के अंतर्गत। हम यहाँ पर किशोरावस्था इसलिए लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि उसके बाद विकास नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो विकास होता है उस फेज में हम उनको बालक नहीं कहते, ठीक है। बच्चा अब यंग एज में आ चुका है, तो जो ये बाल वर्ड है, ठीक है, ये बाल वर्ड है, ये स्पेशली बच्चों के लिए है। तो हम बच्चों की आयु सीमा जो है निर्धारित करते हैं कि गर्भधारण से लेके जो किशोरावस्था की एज होती है वहाँ तक हम उनको बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद बच्चा जो है युवा अवस्था में इंटर कर जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है गर्भधारण अवस्था से लेके किशोरावस्था तक की बात की गई है, ठीक है। आप भी देखेंगे कि ये जो फेज है इसमें बहुत सारी जो है मानव की सभी व्यवहार संबंधी जो समस्याएं इस कह सकते हैं ड्यूरेशन है गर्भाधारण से लेकर किशोरावस्था तक, इसमें आपको देखने को मिलती है। अगला है, इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में विकासात्मक दृष्टिकोण की मुख्य भूमिका होती है। यानी ये जो कहा गया है कि इस अवस्था के, यानी कौन से अवस्था के, गर्भाधारण से लेकर किशोरावस्था तक की बात करिए, ठीक है। इस अवस्था के सभी मानव व्यवहार संबंधी समस्याओं के अध्ययन में, यानी जो भी मानव के व्यवहार में जो भी समस्याएं हैं उससे जुड़ी समस्याएं हैं, यानी जैसे बच्चा छोटा है तब उसके व्यवहार में कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कि जैसे हम कहते हैं किशोरावस्था बहुत ही जटिल अवस्था कही जाती है, क्योंकि संवेगात्मक रूप से बच्चे जो है उसमें स्टेबल नहीं होते। तो मानव व्यवहार की जो भी समस्याएँ हैं, तो मानव व्यवहार से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उन सभी समस्याओं के अध्ययन में कहीं ना कहीं विकासात्मक दृष्टिकोण की बाल विकास में जो है मुख्य भूमिका रहती है कि हमें बच्चों का जो है एक विकासात्मक दृष्टिकोण हमें बच्चों के लिए अपनाना है। बच्चों को हमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करना है, उनका विकास करने की कोशिश करना है। तीसरा है बाल विकास के क्षेत्र में तीसरा पॉइंट कि यह बालक के विकास के सभी आयामों, स्वरूपों और सामान्यताओं, शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों तथा उनको प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे परिपक्वता और शिक्षण, वंशानुक्रम और वातावरण आदि का सभी का अध्ययन करता है। यानी बाल विकास में आप देखें तो हमने पहले ये चीज़ बोला कि बालक का जो विकास होता है, बाल विकास जो होता है वो केवल शारीरिक नहीं होता, वो मानसिक भी होता है, और भी कई आयामों पर, कई स्वरूपों में हम बाल विकास के अंतर्गत चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले पॉइंट में आपको क्लियर कर दिया है। तो थर्ड पॉइंट में बस वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो बालक के विकास के जो आयाम हैं, जो स्वरूप है, जो भी बालक में समय अनुसार जो असामान्यताएँ आती हैं और जो परिवर्तन आते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, ठीक है, और उनको जो समस्याएं हैं, वो जो परिवर्तन है, उनको प्रभावित करने वाले जो भी तत्व हैं, जैसे शिक्षण हुई, परिपक्वता हुई, वंशानुक्रम हुआ, कभी कभी वातावरण भी आप देखें कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा है वहाँ से सीख रहा है। वंशानुक्रम का मतलब अगर बच्चा जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसकी जो एक कहते हैं ना कि इस फैमिली का बच्चा है, तो जैसे डॉक्टर का बच्चा हम कहते हैं कि डॉक्टर बनेगा, ये एक कहने का लोगों का हो गया है कि वो बच्चे को माहौल वैसा मिल गया है। तो बालक के विकास में वंशानुक्रम का, यानी एक जीन का भी आप फ़र्क देखेंगे कि बच्चा जिस माहौल में रह रहा है, जिस जीन का हिस्सा है, उस जीन का भी उसके अंदर अंश देखने को मिलेगा। अगर वो हम फिजिकल तौर पे देखें तो हम ये कहते हैं जो लोग बहुत लंबे होते हैं उनके बच्चे लंबे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं। तो ये क्या है, ये वंशानुक्रम का ही कॉन्सेप्ट है। तो वही कहा गया है कि हम बाल विकास में इन सभी चीज़ों का क्या है, अध्ययन करते हैं। जो परिवर्तन है, जो भी समस्याएं हैं, जो उससे संबंधित जो तत्व हैं, जो भी चीज़ें उन सभी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, वो सभी चीज़ों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत जो है करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया जाता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन किन कारणों से कब और क्यों होते हैं आदि। यानी बाल विकास में हम ये भी इस बात पर भी ध्यान देते हैं, हम ये चीज़ भी नोटिस करते हैं कि जो भी विकास की अवस्थाएं हैं उसमें जो चेंजेज आ रहे हैं वो किस क्रम में आ रहे हैं, कि यानी बच्चा किस क्रम में जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसकी मानसिक क्षमता में परिवर्तन आ रहा है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो ये इस चीज़ का भी जो है हम इस चीज़ को भी नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं इन चीज़ों पर भी। और अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे के व्यवहार में ये जो परिवर्तन हो रहे हैं या फिर किसी भी बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, व्यवहार हैं, उनके जो है स्वरूप हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता या फिर उस वातावरण, वंशानुक्रम, इन सभी चीज़ों का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इनकी वजह से कुछ भी हो रहा है, बच्चे के अंदर बदलाव आ रहा है, चेंजेज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये परिवर्तन किन कारणों से हो रहे हैं उसका हम एग्जैक्ट पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्यों, कब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। कोई भी अगर बालक में कोई चेंजेस, कोई व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, उन सभी कारणों का भी हम जो है इसके अंतर्गत ध्यान रखते हैं बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है, अगला पॉइंट है बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत जिन समस्याओं अथवा विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है वह निम्न प्रकार की हो सकती है। यानी अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये बताया गया है कि जो बाल विकास है तो अगर उसके अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का या फिर विषय सामग्री का, जो हम किन किन समस्याओं का अध्ययन करते हैं या फिर किन किन विषय सामग्री का अध्ययन करते हैं बाल विकास विषय के क्षेत्र के अंतर्गत, वो क्या क्या है, यानी किन किन चीज़ों को बाल विकास के अंतर्गत ध्यान रखा जाता है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। पहला है वातावरण और बालक, यानी बच्चे और वातावरण का क्या एक दूसरे पे प्रभाव है, इस चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन जो है बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। बच्चों की मानसिक प्रक्रियाएं क्या है, ठीक है, मानसिक प्रक्रिया क्या है, उनमें कितनी अंतर है, कितना बदलाव हो रहा है, वो सभी जो है इसके अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। और यहाँ पर है कि बाल बालिकाओं का मापन, ठीक है, बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं, यानी बच्चों के व्यवहार में जो आपस में एक दूसरे से किस तरह से बच्चे व्यवहार कर रहे हैं, उनके मध्य कैसी अंतःक्रिया हो रही है, इन चीज़ का भी अध्ययन किया जाता है। समायोजन संबंधी समस्याएं, कि अगर बच्चा कहीं पर भी समायोजन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है तो उन सभी चीज़ों से संबंधित जो समस्याएँ हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी किया जाता है, जो बच्चे विशिष्ट हैं, नॉर्मल सामान्य बालक से अलग है, उनका भी अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। अभिभावक बालक संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जाता है। बालकों की रुचियों का अध्ययन किया जाता है। संवेगात्मक विकास एवं सामाजिक विकास में सहायक, इन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है कि बच्चे सामाजिक विकास में कितना योगदान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि नहीं, समाज में वो किस तरह से रह रहे हैं, उनमें संवेगात्मक विकास कितना हुआ है, बच्चे आप एक दूसरे की जो है संवेग को समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे कहीं पर कोई, जैसे इसका उदाहरण बस आप ऐसे समझिए कि अगर रोड पे जा रहा है बच्चा तो कोई जानवर है, या मतलब नॉर्मल हम कह सकते हैं जो छोटा, जैसे पप्पी वगैरह हो गए, जो हार्मफुल नहीं कह सकते, ठीक है, जो बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो, अगर उन्हें चोट लगा है तो बच्चे इस चीज़ को देखे, जाने, समझे कि इसको तकलीफ़ हो रही है, तो आप उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं बड़ों से कहवा के। अगर आप बहुत छोटे हैं तो आप उसको पानी पिला सकते हैं। अगर कोई पक्षी जो है वो प्यासा है तो आप उसके लिए पानी रख सकते हैं, उसको पानी दे सकते हैं। जो घायल है छोटा सा पपी, उसको भी पानी दे सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया कि बच्चों के अंदर संवेगात्मक विकास को भी कितना डेवलप हुआ है, उनमें कितना करना है, कहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं जिसको कि और सही करना है, बच्चों के अंदर संवेगात्मक जो विकास है उसको किस तरह से डेवलप करना है, इन सब चीज़ों का भी अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक विकास में बच्चे कितने सहायक हैं, इन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। चारित्रिक विकास एवं भाषा विकास में सहायक, कि बच्चों का चरित्र अच्छा हो, इस चीज़ का विकास हो, तो इन चीज़ों का विकास का अध्ययन जो है इसमें बाल विकास में किया जाता है। साथ ही भाषा विकास में भी बच्चे कितने सहायक साबित हो रहे हैं, बच्चों का कितना भाषा विकास हो रहा है, ये सभी जो है जो बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है सृजनात्मकता, यानी बच्चे कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है, बच्चे कितने अलग अलग तरीके से कोई भी चीज़ सोच समझ सकते हैं, विचार सकते हैं। कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी जो है
मतलब क्रिएटिविटी के अनुसार कोई भी काम कितना कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का, और साथ ही सौंदर्य संबंधी विकास में जो सहायक चीज़ें हैं उससे संबंधित सभी चीज़ों का जो है अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। तो आपने देखा कि हर एक बच्चों से रिलेटेड हर एक पहलुओं को जो है बाल विकास में रखा गया है। सभी चीज़ों से संबंधित समस्याओं को या सभी चीज़ों से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। देखिए इतना बड़ा आंसर आपको लिखना नहीं है, ठीक है। आंसर आपको काफ़ी कम लिखना है क्योंकि शब्द सीमा काफ़ी कम होती है। श्योर सीरीज में आपको लंबा चौड़ा इसलिए देता है ताकि आप, क्योंकि ये लोग पहले तो बुक से ही छापे रहते हैं, और यहाँ पे मैं इसलिए सारे पॉइंट को समझा रही हूँ कि अगर आप 10 पॉइंट में से 5 पॉइंट भी भूल जाए तब भी 5 पॉइंट आपको याद रहे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बाल विकास की आवश्यकता है महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017-2022 में पूछा है। तो बाल मनोविज्ञान हो या बाल विकास हो, ठीक है, सेम चीज़ हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की आवश्यकता क्या है। तो हम पहले आवश्यकता को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है यानी क्यों आवश्यक है, ठीक है, बाल विकास क्यों आवश्यक है। तो बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र माना जाता है। बालक को जीवन को सुखी और समृद्धिशील बनाने में बाल मनोविज्ञान का योगदान महत्वपूर्ण माना है। मनोविज्ञान की इस शाखा का केवल बालकों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, जो बालकों की समस्याओं पर विचार करते हैं और बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करते हैं। समाज के विभिन्न लोग बाल मनोविज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं, जैसे बालक के माता पिता तथा अभिभावक, बालक के शिक्षक, बाल सुधारक तथा बाल चिकित्सक आदि। यानी बाल विकास जो है एक अनुसंधान का क्षेत्र माना गया है, खोज का क्षेत्र माना गया है, क्योंकि ये एक ऐसा हम कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम बच्चों के बारे में सब कुछ समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब कुछ हम इसके अंतर्गत जान पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि बालक के जीवन को हम सुखी बना सकें, उनको समृद्धिशाली बनाएं, इन सभी चीज़ों में बाल मनोविज्ञान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है निभाता है। ये बालक की हमें समस्याओं पर विचार करने को भी देता है, यानी इसके माध्यम से हम बालक की समस्या पर विचार करते हैं और उनके लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का हम निर्धारण भी कर पाते हैं। तो इसकी उपयोगिता कहीं ना कहीं हम डिनाई नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते कि ये उपयोगी नहीं है, ये वाकई में उपयोगी है। बाल मनोविज्ञान को सीखने से, जानने से, बाल विकास को समझने से जो है हर कोई, जैसे माता पिता हो, वो भी इस चीज़ को समझने के बाद बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या चीज़ें उनको सिखानी है, कैसे सिखानी है, किस एज में क्या करना है, क्या बताना है, तो ये वो समझ पाते हैं। सेम अभिभावक के साथ भी यही है, जो शिक्षक है उनके साथ भी यही है। और जैसे आप जो बाल सुधारक संस्थाएं होती हैं वो भी बाल मनोविज्ञान को समझ जाती है, तो उन्हें पता होता है कि किस बच्चे को, अगर किस एज ग्रुप का बच्चा है तो उसे किस तरीके से ट्रीट करना है। तो हर किसी के लिए जो है बाल मनोविज्ञान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है बच्चों को समझने में। अगला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालकों के मन और व्यवहार को भली भांति समझ सकते हैं। यानी अब बाल मनोविज्ञान की बात करें तो ये जो बाल मनोविज्ञान है इसकी मदद से हम क्या क्या समझ पाते हैं, बालकों के बारे में जान पाते हैं, बालक यानी बच्चों के बारे में। तो बच्चों के बारे में जानने का हमारा क्या तात्पर्य है कि बालक के मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, बालक क्या सोचता है, बालक के व्यवहार को हम भली भांति समझ पाते हैं कि बालक क्या अपने व्यवहार के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, या फिर उसके व्यवहार में क्या चीज़ ऐसी है जो कि सही नहीं है, हमें जिसको सही करना है। या बालक के व्यवहार से हम ये भी जान पाते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी हो रही है, बच्चा कितनी चीज़ें सही से कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ओवरऑल बच्चे के बारे में काफ़ी कुछ जानने सीखने को जो है हमें मिल जाता है। तो बालक के मन में क्या चल रहा है, बालक के व्यवहार को हम जो है बाल मनोविज्ञान की वजह से हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लग रहा है लेंथी हो जाएगी। तो अगला पॉइंट है, बाल मनोविज्ञान हमारे सम्मुख बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिससे अध्यापक एवं अभिभावक बच्चे में अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं। यानी अगर अध्यापक भी बाल मनोविज्ञान के बारे में सीखा समझा रहता है तो वो क्या करता है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक के सम्मुख जो है बालकों की भविष्य की एक
रूपरेखा जो है वो तैयार हो जाती है कि बच्चे को हम किस तरह इस तरीके से गाइड करेंगे। अगर हमने बाल मनोविज्ञान को अगर पढ़ा है, हमने समझा है उस चीज़ को, तो हम ये समझ पाते हैं कि हमें एक क्लास को किस तरीके से लेके चलना है कि उन सभी बच्चों का जो भविष्य है वो आगे जाके बेहतर हो। तो उसकी एक रूपरेखा हमें बाल मनोविज्ञान जो है दिखाता है। और इसकी वजह से जो है अध्यापक हो, अभिभावक हो, बच्चे की अधिगम की क्षमता का भी सही तरीके से विकास कर पाते हैं कि कौन से बच्चे को किस तरीके से कौन से मेथड से समझाना है, क्योंकि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है। तो हर बच्चे की सीखने की स्पीड भी अलग होगी, सीखने की जो शैली है वो अलग होगी, सीखने की जो मेथड है वो भी अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो किस बच्चे को किस तरीके से समझाएं ताकि वो अच्छे से समझ में सारी चीज़ों को समझ जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिगम की क्षमता का सही विकास है वो भी अध्यापक हो या फिर अभिभावक हो, वो बाल मनोविज्ञान के द्वारा जो है अच्छे से समझ पाते हैं। अगला पॉइंट है, किस अवस्था में बच्चे कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए। बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए, इसका उचित प्रयोग अवस्थानुसार विकास के प्रारूपों को जानने के पश्चात ही किया जा सकता है, जिसके लिए बाल विकास के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जा सकता है जब वह चलने की अवस्था में हो, या अन्यथा इसके परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं। अतः बाल मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक उपयोगिता यह भी है कि यह बालकों के समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसको हम चलो छोटे में समझा देते हैं। ठीक है, तो आप ना बस एक उदाहरण समझो कि आपने देखा होगा जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो स्टार्टिंग के 2 से 3 मंथ वो बिल्कुल लेटे रहते हैं। ठीक है, हम उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम उन्हें बैठा दें, पहले महीने में ही हम बच्चे को बैठा दें। तो क्या आपको लगता है कि हमें 1 महीने के बच्चे को बैठाना चाहिए? उससे बेबी को ही प्रॉब्लम होगा। जब आप बाल मनोविज्ञान ये पढ़े रहते हो तो आपको ये पता होता है कि बच्चे को हमें कब किस एज में जो है बैठाना है, किस एज में हमें उन्हें चलना सिखाना है, किस एज में जो है बोलना सिखाना है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अगर आप बाल मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं तो आप ये समझेंगे इन चीज़ों को कि किस एज में बच्चे का कौन सा विकास कराना चाहिए, या फिर उन्हें ट्राई करने का जो एक शुरुआत है वो हमें उस एज में शुरू कर देना चाहिए। तो वही यहाँ पे चलने का उदाहरण था कि एक बच्चे को चलने की अवस्था में अगर आप सिखाएंगे तभी बच्चा जो है सही तरीके से चलना सीख भी पाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने या 2 महीने के बच्चे को चलना सिखाएंगे तो उसके बॉडी के ऊपर उस चीज़ का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हो सकता है बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए। इसीलिए हर चीज़ जो है एक समय अनुसार होती है। इसीलिए जो बाल मनोविज्ञान है हमें ये चीज़ जानने सीखने में काफ़ी मदद करता है। हमें ये बताता है कि कौन सी क्षमता का विकास कब करना है, कब किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन मदद करता है सिखाने में? बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और अभिवृत्तियों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दोषों तथा उसकी प्रवृत्तियों और उसके व्यक्तित्व से संबंधित विकारों को दूर करने के उपायों की जानकारी बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसी प्रकार व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान बालक को यह संकेत देती है कि व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। अब बात हो रही है निर्देशन की कि अगर हम निर्देशन के माध्यम से भी बालक की क्षमता, बालक की अभिवृत्ति जो है, इन सभी चीज़ों का उचित रूप से लाभ उठा सकते हैं। जैसे अगर हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में समझा है, जाना है, तो उससे क्या होता है कि हम व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की कौन कौन सी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ हैं उसको समझ पाते हैं, उन कठिनाइयों में क्या गलतियाँ हैं, क्या दोष हैं उसको समझ पाते हैं, फिर उनको किस तरीके से दूर करना है उसके उपाय भी हम बता पाते हैं। तो ये जो व्यक्तिगत एक व्यक्तिगत निर्देशन के माध्यम से व्यक्तिगत कठिनाइयों के बारे में बच्चे के जानना, फिर उनका निवारण करने के जो उपाय हैं वो सभी जानकारी जो है वो हमें बाल मनोविज्ञान से जो है प्राप्त होती है। साथ ही अगर अभी तक हमने कहा व्यक्तिगत निर्देशन, तो व्यक्तिगत निर्देशन मतलब एक बच्चे के पास जाके उसको निर्देशन देना, गाइड करना। एक होता है व्यावसायिक निर्देशन। तो हम अगर बाल मनोविज्ञान का सहारा लें तो हम बच्चे को व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत कि बच्चों को ये बता सकते हैं कि कौन सा व्यवसाय चुन के आप आगे जाके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमें जो है बाल मनोविज्ञान, हमारे लिए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास जो है कितना आवश्यक है। ठीक है,
अब हमने महत्व की भी बात की, तो यहाँ महत्व में भी सारे पॉइंट देख लेते हैं। तो बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक, तो विभिन्न आयु स्तर पर बालकों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं तथा उन परिवर्तनों के क्या कारण होते हैं, क्या उनका क्या प्रभाव पड़ता है, यह सब बाल विकास बताता है। इसलिए अभिभावक, अध्यापक, बाल निर्देशक बाल विकास के अध्ययन से प्रत्येक आयु के बालक के व्यवहार को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, आवश्यकता और महत्व दोनों को आप सेम पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। हमारे लिए इसलिए आवश्यक है तभी तो वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरीके से कोरिलेट करते हुए भी आंसर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने अलग अलग करके लिखा है, इसलिए हम अलग अलग यहाँ पे आपको बता रहे हैं। जैसे बालकों के स्वभाव को समझने में भी जो है बाल विकास काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें जैसे हर आयु स्तर पर बालक अलग तरीके से व्यवहार करता है, तो कौन सा आयु स्तर पर बालक के व्यवहार में कैसे कैसे परिवर्तन आएंगे, उन परिवर्तन के क्या कारण हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके परिवर्तन को किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से उन्हें गाइड कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हमें जो है बाल विकास के माध्यम से हम समझ पाते हैं। तो अध्यापक हो या फिर आपके अभिभावक हों, बाल निर्देशक हों, वो सभी जो है बालक के स्वभाव को समझने के लिए बाल विकास का सहारा लेते हैं। तो बाल विकास इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह बालक के व्यवहार को, बालक के स्वभाव को समझने में हमारी काफ़ी मदद करता है। अगला है बालकों की शिक्षा में सहायक। तो बालक किस शारीरिक रूप में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा किया जाता है तथा इसी के अनुसार उस बालक की विशेष की शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता मिलती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। यानी बालकों की शिक्षा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है बाल विकास कि किस एज ग्रुप के बच्चों को किस तरीके का सिलेबस पढ़ाया जाए। जैसे अब LKG के बच्चों को अब क्लास 5 तक का जो क्लास 5 का सिलेबस है अगर वो पढ़ाएंगे तो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हर बच्चे की बुद्धि लब्धि जो होती है वो एक जो है एज ग्रुप में, हर एज ग्रुप में जो है अलग अलग होती है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस आपके होते हैं, जो बहुत ही विशिष्ट बालक होते हैं उनमें, या फिर बहुत कमज़ोर बालक है उनमें। तो ये हम इसलिए एक सामान्य बच्चे को मान के चल रहे हैं कि एक जो नॉर्मल सामान्य बच्चे की हम बुद्धि लब्धि के अनुसार एक एवरेज जो हम लेके चलते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चों की बुद्धि लब्धि इतनी होती है, तो हमको उसके अनुसार ही जो है पाठ्यक्रम तैयार करना पड़ता है। और पाठ्यक्रम भी आप देखेंगे तो बच्चों के अनुसार ही तैयार की जाती है कि किस कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, हम उसी के अनुसार जो है अपना सिलेबस जो है वो निर्धारित करें ताकि सभी बच्चे जो है उस चीज़ को आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो ये भी चीज़ें, ये जो मतलब हमने अभी चीज़ें बताई कि हमें बुद्धि लब्धि के माध्यम से या फिर बच्चों की मानसिक क्षमता के माध्यम से हमें कितनी जो है किस कक्षा में किस तरीके का पाठ्यक्रम निर्धारण करना है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो हमें बाल विकास के माध्यम से पता चल पाती हैं। तो बालकों की शिक्षा में भी काफ़ी सहायक है ये। अगला है बालक के विकास को समझने में सहायक। तो प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं, उनके बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है। यानी आपको भी पता है कि हर बच्चा, देखिए, अगर उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसके व्यवहार में जो है परिवर्तन आप देखते जाएंगे उम्र के हिसाब से। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उम्र में अगर विकास हो रहा है तो उसमें भी परिवर्तन जो है बच्चे के अंदर आप देख पाएंगे कि उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। तो बालक के विकास को समझने में भी जो है बाल विकास जो है हमारी काफ़ी मदद करता है। वो हमें ये बताता है कि अगर इस एज ग्रुप का जो बच्चा है वो किस तरीके का व्यवहार करता है। आपने देखा होगा कि जीन पियाजे हुए, वाइगोत्स्की हुए, कोलबर्ग हुए, इन्होंने जो है बाल विकास के चीज़ों के बारे में बताया कि किस एज ग्रुप का बच्चा किस तरीके का व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि हर एज के मतलब उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से बच्चा जो है व्यवहार करता है, और किस एज ग्रुप में बच्चा किस तरीके का व्यवहार करेगा ये हमको जानने में मदद करता है कौन, बाल विकास। अगला पॉइंट है बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक। तो बालक के व्यक्तित्व विकास में कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं तथा किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उचित व्यक्तित्व विकास के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है, कैसा वातावरण होना चाहिए, इन सब की जानकारी बाल विकास देता है। इसके अध्ययन से व्यक्तित्व विकास में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को समझा जाता है। यानी यहाँ पे बात हो रही है व्यक्तित्व विकास की। ठीक है, यानी बच्चों के व्यक्तित्व विकास की। तो बच्चों का व्यक्तित्व विकास किस तरीके से होगा, कौन कौन से तत्व जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगी,
और किस प्रकार प्रभावित करेंगी, कौन कैसा जो वातावरण हमारा है, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, हमारे आसपास के जो तत्व हैं, वो किस तरीके से बच्चे के व्यवहार को चेंजेस लाएंगे, बच्चे के व्यक्तित्व को जो है प्रभावित करेंगे। ये इन सब की जानकारी हमें बाल विकास के माध्यम से पता चल पाती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फटाफट अगले पॉइंट पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगला पॉइंट है बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। तो प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न करता है, उन्हें नियंत्रित करने तथा दूर करने में बाल विकास सहायता करता है। यानी जैसे अब बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रही है, तो कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि व्यवहार में परिवर्तन आता है और वो परिवर्तन समस्यात्मक जब रूप ले लेता है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर बच्चे के व्यवहार में इस तरह की समस्याएं हैं जिनको कि हमें दूर करना है। तो इनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए बच्चे के व्यवहार को, और किन तरीके से उसके व्यवहार में जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, ताकि बच्चा जो है अच्छे मतलब बच्चे का जो व्यवहार है वो अच्छा हो पाए, बच्चा सकारात्मक जो है दृष्टिकोण में आगे बढ़े। तो बच्चे के व्यवहार नियंत्रण में भी जो है काफ़ी सहायक होता है बाल विकास। बाल विकास के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि इस एज ग्रुप के बच्चे के व्यवहार में इस तरीके की समस्याएं आती हैं, तो हम उन समस्याओं को किन किन तरीक़ों का यूज करके दूर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा जो है सफल जो है आगे बढ़ता रहे, सफल होता रहे अपनी लाइफ में, और उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्याएँ ना उत्पन्न हो। लास्ट हमारा है बाल निर्देशन में सहायता। तो बच्चों में माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देशक जो कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं, बाल विकास उनकी मदद करता है। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि बाल निर्देशन में भी काफ़ी सहायक होता है बाल विकास। जैसे बच्चों में हुआ माता पिता हो गए, अध्यापक हो गए, बाल निर्देशक जो है वो हो गए, वो क्या करते हैं, वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर वाले जो है, मम्मी पापा या अभिभावक जो हैं, भाई बहन जो हैं, वो हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें गाइड करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अध्यापक भी यही करते हैं। कुछ बाल निर्देशक भी होते हैं जो हमको गाइड करते हैं ताकि हम आगे बढ़ें हमेशा। तो बाल निर्देशन में भी जो है काफ़ी सहायक होता है बाल विकास। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।